स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन के एग्री प्रो बैच में। शान से पढ़ाई टॉपर्स का गैंग। इसमें भी हम आज जैसे कि हम डेली बात करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, इस क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, सब क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, उनके आंसर जब दिए जाएंगे उसके बाद में। तो प्लीज़ हमारे जो ये लेक्चर है इसको बहुत ध्यान से आप अटेंड कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहले हम पेन ले लें, पेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछता है कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PMA, इज केमिकल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप। ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है जो कि एक केमिकल है जिसको कहाँ यूज किया जाता है, कृषि में इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर क्रॉप में इस्तेमाल किया जाता है, फसलों पे इस्तेमाल किया जाता है। अब उसका काम क्या है? ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट एक रासायनिक पदार्थ है जो कृषि फसलों के लिए उपयोग किया जाता है। अब उपयोग तो किया जाता है, पर क्यों उपयोग किया जाता है? तो आपके आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए हमसे पूछता है वो है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक, ऑप्शन बी है रिड्यूस रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है आपके पास रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, और ऑप्शन डी है आपके पास इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। मतलब ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब भी जो भी लिक्विड होता है, जब वो प्लांट के अंदर होता है वो एवेपोरेट होता है प्लांट सरफेस से, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और किसके थ्रू होता है? वो स्टोमेटा के थ्रू वो होता है, ट्रांसपिरेट होता है। तो इसको कम करने के लिए, अब देखिए पानी जब पौधे से बाहर जा रहा है तो एक तरीके से देखा जाए तो पौधे में पानी की कमी होती है, जिस वजह से क्या होता है उसको कम करने के लिए हम फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज करते हैं। जहां पे मान लीजिए पानी की कमी है, जिस जगह पे पानी उतना उपलब्ध नहीं है इतनी मात्रा में, तो वहां पे हम इस केमिकल का यूज करते हैं ताकि ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसके बगैर ये नहीं होगा तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट वैसे भी वो नहीं कर पाएगा सर्वाइव, क्योंकि प्लांट अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो ऐसे समय पे क्या होता है, जो ये रेस्पिरेशन जो होती है, ट्रांसपिरेशन जो होती है प्लांट के, ये ना प्रोसेस बढ़ जाती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम केमिकल का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। अब देखिए इसको, ये क्या है? एक तरीके का एंटी ट्रांसपेरेंट है। अब ये एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है? देखिए एंटी ट्रांसपेरेंट आर सब्सटेंस अप्लाइड टू प्लांट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। मतलब एंटी ट्रांसपेरेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, विच इज द प्रोसेस वेयर प्लांट लूज वाटर थ्रू टाइनी ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी क्या होता है? लॉस होता है किसमें? प्लांट में। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू क्या करता है ये पानी लॉस होता है। तो इसको कम करने के लिए बाय रिड्यूसिंग वाटर लॉस, एंटी ट्रांसपेरेंट हेल्प प्लांट कंजर्व मॉइस्चर स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्राउट और व्हेन वाटर इज स्कार्स। मतलब ये कि इसका इस्तेमाल जब किया जाता है, स्पेशली जब जब या तो सूखा पड़ रहा हो या फिर जब पानी की कमी हो। तो इसका इस्तेमाल समझ में आया? एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ में आया? एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, अब कितने तरीके के एंटी ट्रांसपेरेंट होता है? देखिए भाई, सबसे नंबर 1 पर तो आता है हमारा फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट। मतलब ये एक तरीके से एक थिन क्या करता है, वाटर प्रूफ लेयर क्रिएट कर लेते हैं। देखिए मैं बताता हूं इसका फंक्शन क्या होता है। जो फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसका फंक्शन होता है these create a thin waterproof layer on the surface of leaves is physically blocking the stomata to reduce water loss। अब क्या होता है, ये एक तरीके से क्या करता है, वाटरप्रूफ लेयर बना लेता है पत्तियों के ऊपर, जिस वजह से क्या होता है जो स्टोमेटा होते हैं वो फिजिकली ब्लॉक हो जाते हैं, और जिस वजह से क्या होता है पानी का लॉस कम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है कंपाउंड्स लाइक वैक्सेस,
सिलिकॉन ऑयल्स एंड लेटेक्स। ये एग्जांपल है एंटी ट्रांसपेरेंट के। कौन से वाले एंटी ट्रांसपेरेंट? फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या, जो थिन लेयर बना ले, वाटर प्रूफ थिन लेयर बना ले पत्तियों के ऊपर, क्योंकि ये पत्तियों पे मौजूद होते हैं। स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप, जो स्टोमेटा एक तो होता है भाई फिल्म फॉर्मिंग, एक तरीके से पूरे उसको कवर कर लेते हैं लीफ को, एक वो होते हैं दूसरे टाइप के, वो एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं जो कि स्टोमेटा, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जो टाइनी ओपनिंग है जिसमें से क्या होता है पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो उसको ही बंद कर देते हैं। जैसे कि फंक्शन क्या है उसका, दीज केमिकल कॉज द स्टोमेटा टू क्लोज देयर बाय रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, जिस वजह से क्या होता है ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। जैसे कि कंपाउंड लाइक, क्या क्या एग्जांपल हैं स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप के? एब्सिसिक एसिड ABA और फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, जिसका अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान रखिएगा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, पर कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट है? स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, देखिए, एप्लीकेशन कॉमनली यूज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट और व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम हीट। मतलब ये इनका जब इस्तेमाल किया जाता है या तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो। ये तो हो गया दूसरा स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप, जो दूसरा एंटी ट्रांसपेरेंट टाइप हो गया। अब तीसरा आता है हमारा रिफ्लेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट्स, मतलब वो इनका फंक्शन क्या होता है, दीज क्रिएट अ रिफ्लेक्टिव लेयर ऑन द लीफ सरफेस रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब्ड, विच इन टर्न लोअर द प्लांट्स टेम्परेचर एंड रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, सनलाइट जो पौधों पे पत्तियों पे पड़ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो लीफ है वो क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जिस वजह से क्या होता है, प्लांट का टेम्परेचर कम हो जाता है और उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। इसका एग्जांपल है भाई हमारा काउलिन, केओलिन और केओलिन क्ले, और है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है यूज टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हीट स्ट्रेस। सबका एक ही वो है, हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, अब ये कौन से एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनका फंक्शन होता है दीज स्लो डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट लीड टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा देयर बाय रिड्यूसिंग वाटर लॉस। मतलब ये क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को, जो कि क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपनिंग में हेल्प करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वाटर लॉस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल है हमारा कंपाउंड दैट इनहिबिट फोटोसिंथेसिस और रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट प्रमोट्स स्टोमेटल ओपनिंग। मतलब वो कंपाउंड, इसके एग्जाम्पल क्या है, वो कंपाउंड है जो कि फोटोसिंथेसिस को रोकते हैं या रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट प्रमोट्स स्टोमेटल ओपनिंग, या फिर उन सब्सटेंस के बनने को रोकते हैं जिस वजह से क्या होता है, स्टोमेटा को खुलना पड़ता है। एप्लीकेशन क्या है, ऑफन यूज्ड इन रिसर्च सेटिंग, इसका यूज कहाँ होता है, रिसर्च सेटिंग में, और अंडर वेरी कंट्रोल कंडीशन। कहां, अंडर वेरी कंट्रोल्ड कंडीशन। अब बेनिफिट्स क्या है एंटी ट्रांसपेरेंट के, सबसे पहली बात तो ये पौधों को ड्राउट रेजिस्टेंस बना देता है, मतलब सूखा जब पड़े तो ये सूखे को झेल जाए इस लायक बना देता है। हेल्प प्लांट सर्वाइव लॉन्गर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड बाय कंजर्विंग वाटर, पानी इसमें क्या हो, पानी की बचत हो और पौधा क्या करे, गर्मी के समय में अपने आप में सर्वाइव कर जाए। ट्रांसप्लांट शॉक, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह पौधे को लगाते हैं तो वो जो शॉक होता है उसको झेल जाए। रिड्यूस वाटर लॉस व्हेन प्लांट आर ट्रांसप्लांटेड मिनिमाइजिंग शॉक, जिस वजह से क्या होता है, जो पौधे को झटका लगता है वो कम हो जाता है। इम्प्रूव्ड ईल्ड, जो ईल्ड है हमारी उसको इम्प्रूव करने में। कैन हेल्प मेंटेन क्रॉप ईल्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वाटर स्कैरसिटी, मतलब उस समय पे भी जब पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है उस समय पे भी ये क्या होते हैं, हमारी ईल्ड को कम नहीं होने देता है। प्रोलॉन्ग प्लांट्स लाइफ, मतलब जो पानी की, जो पौधों की जिंदगी है उनको भी बढ़ाता है। बाय रिड्यूसिंग वाटर स्ट्रेस, अब पानी की कमी होगी तो भैया पौधा तो मर जाएगा, लेकिन यह क्या करता है, पौधे को इस लायक कर देता है कि वो इसको झेल जाए। रिड्यूसिंग वाटर स्ट्रेस, इट हेल्प प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है उनको लंबा कर देता है, उनको बढ़ा देता है। तो ये तो बात करी मैंने आपके आगे एंटी ट्रांसपेरेंट की, तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछता है द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हैज गिवन बाय,
एवरग्रीन क्रांति शब्द किसने दिया? आपके आगे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर ए एस फरोदा, ऑप्शन बी आपके पास है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी आपके पास है डॉक्टर वी एल चोपड़ा, ऑप्शन डी आपके पास डॉक्टर आर एस परोड़ा। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो जो इसका करेक्ट जो है ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो कहाँ लग गया टिक, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी थे जिन्होंने टर्म दी थी एवरग्रीन रेवोल्यूशन। अब जैसे कि मैंने वीडियो भी बना रखी है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के लिए, सेपरेट से एक वीडियो है जिसमें मैंने उनकी पूरी लाइफ के बारे में चर्चा करी है और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा है और डिस्कस भी करा है उनके बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो अगर आपको इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना हो तो आप मेरी जो वीडियो है जो मैंने एम एस स्वामीनाथन जी पे बनाई है वो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। वो हमसे पूछता है कि पोटैटो इज अ, कि जो आलू है वो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड लीव है, मॉडिफाइड रूट है या फिर मॉडिफाइड फ्लावर है? बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे हमने काफी चारों ऑप्शन में एक टर्म का यूज करा है वो है मॉडिफाइड। अब ये मॉडिफाइड क्या है? देखिए कहते नहीं है हमने अपनी गाड़ी मॉडिफाइड करा ली है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी गाड़ी में जो फीचर हैं उनके अलावा भी और एक्स्ट्रा में फीचर डाल रखे हैं। मतलब गाड़ी अपना काम तो कर रही है पर एक्स्ट्रा में भी हमने उसमें क्या कर रखा है? फीचर्स डलवा रखे हैं। तो ठीक पौधों में भी यही चीज होती है। मतलब ये कि जो पौधों के जो पार्ट हैं जिन काम के लिए वो बने हैं वो तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ और दूसरे काम भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं अब इस मॉडिफाइड टर्म्स जो ये मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, ये प्लांट पार्ट्स हैं इनके बारे में। देखिए जो मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, प्लांट पार्ट रेफर टू द स्ट्रक्चर इन प्लांट दैट हैव अडेप्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म टू परफॉर्म न्यू फंक्शन। मतलब जो फंक्शन वो कर रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म में है, जो काम है उनका करने का यूजुअली वो तो वो कर रहे हैं, साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं? नया फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ऑफन टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन वेरियस एनवायरमेंट, ताकि जो पौधा है वो अलग अलग एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाए। अब पर्पस क्या है इस मॉडिफिकेशन का? आखिर ये मॉडिफिकेशन है क्यों? सबसे पहला पॉइंट तो आता है भैया सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनी मॉडिफिकेशन हेल्प द प्लांट टू कंजर्व वाटर, स्टोर न्यूट्रिएंट और प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर। मतलब ये कि कई सारे पौधे अपने आप में इसलिए मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो क्या कर सकें? सर्वाइव कर सकें, जीव जिंदा बच सकें। कैसे? पानी को बचा के, मान लीजिए कभी पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो वो क्या हो, उनमें पानी स्टोर रहे, वॉट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टोर रहे, साथ ही साथ अपने आप को किससे बचा कर रख सकें? प्रेडेटर से, शिकारियों से भी पौधे अपने आप को बचा कर रख सकें। रिप्रोडक्शन, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन वो होते हैं सच एज ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट्स और स्पेशलाइज्ड फ्लावर हेल्प इन अट्रैक्टिंग पोलिनेटर। मतलब कुछ ऐसे उसमें क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि कई सारे, कभी भी आपने सोचा है कि हमेशा जो फूल जो होते हैं उनका रंग हमेशा इतना सुंदर, इतना चटकीला, इतने अलग अलग तरीके का क्यों होता है? आपने कभी भी गौर करा होगा कि हमेशा फूल ही जिसे कहते हैं इतने सुंदर क्यों होते हैं?
फूल इसलिए सुंदर होते हैं क्योंकि उनको क्या करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है पॉलिनेटर को। पॉलिनेशन आपको पता है ट्रांसफर ऑफ कितना, किसका, ट्रांसफर ऑफ एंथर, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर पे लगे हुए उसको ट्रांसफर करना होता है स्टिग्मा पर, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। तो उसको करने के लिए अब वो पौधा खुद से उठ के तो जाता नहीं है, उसके लिए क्या होता है, पॉलिनेटर्स लगते हैं, जैसे हनी बी है, बम्बल बीज हैं, हम लोग हैं, विंड है, वाटर है। तो अलग अलग तरीके के जो मीडियम्स हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं पौधे, ताकि वो पॉलिनेशन कर सके। तो इन पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही पौधों का जो फलों जो होते हैं, सॉरी जो फूल जो होते हैं, उनका रंग इतना कितना अट्रैक्टिव होता है, इतना ब्राइट होता है। साथ ही साथ इसलिए और उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है पॉलिनेटर को, बदले में उनका वो रस चूस लेते हैं। सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग, सपोर्ट के लिए और क्लाइंबिंग के लिए भी मॉडिफाइड होते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि टेंड्रिल हुए, प्रॉप रूट्स हुए, हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग एंड स्टेबिलिटी। मतलब कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं पौधों में, ऐसे डेवलप हो जाते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, जिस वजह से क्या होता है पौधा एक तो क्लाइंब कर सके, चढ़ सके, क्योंकि वो जमीन पे रहेगा। क्योंकि कभी भी देखा कोई भी बेल होती है अगर वो जमीन पे पड़ी है तो वो मर जाएगी, ठीक है। लेकिन वही अगर आपने उसे किसी चीज से लपेट रखा है तो वो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ये किस लिए ये मॉडिफाई हो रखा है, ताकि वो सपोर्ट लेके ऊपर ग्रो कर सके, क्योंकि जो ये बेल होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। अब वहीं कुछ प्लांट को ऐसे होते हैं जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ जैसे कि प्रॉप रूट्स हैं, वो क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। कभी भी देखा है आपने बरगद के पेड़ के ऊपर कितनी सारी लताएं होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत हैवी होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो लताएं लटक रही होती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं प्लांट को। अब अपना आता है अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, मतलब जो भी माहौल में आप रह रहे हैं, पौधे रह रहे हैं, उसमें क्या कर सके, वो ढल सके। मैनी मॉडिफिकेशन हेल्प प्लांट थ्राइव इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट सच एज एरिड, एक्वेटिक और न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशंस। मतलब कुछ मॉडिफिकेशन ज्यादातर ऐसे होते हैं, ज्यादातर मॉडिफिकेशन ऐसे होते हैं कि प्लांट जो है, जो इन्वायरमेंट सर्वाइवल मतलब जिसमें रह नहीं सकते उसमें भी वो रह सके, जैसे कि एरिड है, एक्वेटिक है, या फिर वहां जहां पे न्यूट्रिएंट क्या है, ज्यादा मौजूद नहीं है। These modifications showcase the incredible adaptability of plants to their environments, allowing them to survive and reproduce under a wide range of conditions, ताकि पौधे क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें और बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकें अंडर अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन। अब हम बढ़ते हैं, तो समझ में आए, मैंने आपको मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में बताया, उसके पर्पस आपको बताए, क्लियर करें। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है कि फ्रूट ऑफ मस्टर्ड एंड रेपसीड इज नोन एज, सरसों और रेपसीड का फल किस नाम से जाना जाता है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, बताइए। 4 ऑप्शन है जिसमें कि ऑप्शन ए है पॉड, ऑप्शन बी है आपके पास ग्रेन, ऑप्शन सी आपके पास सिलिकुआ और ऑप्शन डी है आपके पास कैरियोप्सिस। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकुआ बोलते हैं। जो फ्रूट ऑफ मस्टर्ड और रेपसीड्स होते हैं ना, जो सरसों और रेपसीड के पौधे होते हैं, उनके फल को क्या बोला जाता है, सिलिकुआ बोला जाता है। अब जो मैंने ये 4 टर्म्स लिखी हैं उनके बारे में जानते हैं, पॉड, ग्रेन, सिलिकुआ और कैरियोप्सिस, ये है क्या। देखिए जो पॉड होते हैं, पॉड क्या है, एक तरीके से सिंपल टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट होता है दैट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल कार्पल एंड टिपिकली स्प्लिट्स अप ओपन अलोंग टू सीम्स टू रिलीज द सीड। जैसे कि पीज हुए, बीन्स हुए, इनके क्या है, ये पॉड्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पॉड के यार, पॉड्स ज्यादातर किस में होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स में होते हैं, मतलब दलहन फसलों में होते हैं। दे यूजुअली कंटेन मल्टीपल सीड्स अरेंज्ड इन अ रो। अब आपने देखा होगा जो मटर होते हैं वो उसमें एक ही उसमें जो छिलका होता है उसमें कितने सारे जो मटर के बीज हैं वो कैसे अच्छी तरीके से एक लाइन में अरेंज होकर रहते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक है किसका, पॉड का। अगर ऐसे में अरेंज है तो वो क्या है, पॉड्स है। अब ऑप्शन जो 2 था वो है हमारा ग्रेन।
जो डेफिनेशन है ग्रेन की क्या है, अ ग्रेन इज अ टाइप ऑफ फ्रूट वेयर द सीड इज फ्यूज्ड विद फ्रूट बॉल। मतलब ये कि जो सीड है वो किससे फ्यूज कर जाता है, फ्रूट बॉल से, और मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सेपरेट द टू, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है व्हीट, राइस, मेज, तो इनके जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेन होंगे। ग्रेन्स आर टिपिकल ऑफ सीरियल क्रॉप्स, जो सीरियल क्रॉप होते हैं उनके ग्रेन्स होते हैं उनमें। द एंटायर ग्रेन इज कंज्यूम्ड एज फूड, मतलब जो पूरा का पूरा ग्रेन है एज अ फूड उसको क्या किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है, खाया जा सकता है। एंड इट कंसिस्ट थ्री मेन पार्ट, और इसमें थ्री मेन पार्ट होते हैं, किसमें, ग्रेन में। पहला आता है ब्रैन, जर्म, और तीसरा आता है हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है। तीसरा है हमारा सिलिकुआ। सिलिकुआ की डेफिनेशन क्या है, अ सिलिकुआ इज अ टाइप ऑफ ड्राई डिहाइसेंट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम टू कार्पल एंड स्प्लिट ओपन व्हेन राइप। ये मतलब जब खोलते हैं जब ये पक जाते हैं, रिलीजिंग द सीड, और क्या करते हैं, सीड को रिलीज करते हैं, जैसे कि सरसों में, मूली में। तो ये क्या है, सिलिकुआ होता है इनमें। जो इनका फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलिकुआ बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक तरीके से ड्राई होते हैं और डिहाइसेंट फ्रूट होते हैं, सूखे हुए फल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जब पक जाते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, और रिलीज होता है उनमें से सीड्स निकलते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या है, सिलिकुआ टिपिकली ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, मतलब जो सरसों की जो फैमिली है उस फैमिली के जितने भी जो फल होते हैं उनको बोलते हैं सिलिकुआ। दे आर इलोंगेटेड, दे ये लंबे होते हैं। सीड्स आर अटैच टू अ सेंट्रल मेम्ब्रेन कॉल्ड रिप्लम, ये एक सेंट्रल मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिप्लम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियोप्सिस की। देखिए जो कैरियोप्सिस होता है एक तरीके से क्या होता है, फ्रूट होता है, टाइप ऑफ फ्रूट सिमिलर टू ग्रेन, ग्रेन की तरह ही होता है, जिसमें कि पेरिकार्प जो होता है, जो कि फ्रूट बॉल है, वो फ्यूज हो जाता है टाइटली टू द सीड कोट, बहुत ज्यादा टाइटली क्या करता है, सीड कोट से फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कॉर्न, बार्ले, ओट्स, ये एग्जाम्पल है। इन कैरियोप्सिस द सीड कोट इज इनसेपरेबल, इसमें क्या होता है, सीड कोट को आप अलग नहीं कर सकते फ्रूट बॉल से, मेकिंग द एंटायर स्ट्रक्चर एज सिंगल, जो कि क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर को सिंगल बना देता है। एडिबल यूनिट, और ये पूरा का पूरा खाने योग्य होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमसे पूछता है कि जो टेट्राजोलिन टेस्ट होता है इज यूज टू डिटरमाइन, मतलब क्या चीज को पता लगाने के लिए जो ये टेट्राजोलिन टेस्ट है उसका यूज किया जाता है। टेट्राजोलिन परीक्षण का उपयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है। आपके आगे चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सीड जर्मिनेशन, ऑप्शन बी आपके पास सीड प्योरिटी, ऑप्शन सी आपके पास सीड वायबिलिटी, और ऑप्शन डी आपके पास सीड क्वालिटी। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीड वायबिलिटी। मतलब जो सीड जिंदा है कि नहीं ये पता लगाने के लिए हम टेट्राजोलिन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कुछ सीड ऐसे होते हैं जो वायबल होते हैं, मतलब जिनमें प्राण होते हैं, मतलब उसको आप अगर बोओगे तो वो उग जाते हैं। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जो डेड होते हैं, मतलब उनको तुम कहीं भी किसी भी फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर लो वो जिंदा नहीं होंगे, उसमें से कुछ भी प्लांट क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो इसको पता लगाने के लिए कि सीड जिंदा है कि नहीं, मतलब वायबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं, टेट्राजोलिन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये टेट्राजोलियम टेस्ट है क्या, देखिए जो टेट्राजोलियम है एक तरीके का बायोकेमिकल टेस्ट है जिसका यूज किया जाता है वायबिलिटी पता लगाने के लिए बीजों की। दिस टेस्ट डिटरमाइन वेदर द सीड्स आर अलाइव एंड कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, मतलब इससे हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा बीज है वो जिंदा है और जर्मिनेट होने हो सकता है कि नहीं, काबिलियत है कि नहीं। हाउ द टेट्रोजोलियम वर्क टेस्ट, जो टेस्ट जो है ये टेट्रोजोलियम ये काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन करते हैं, सीड को पहले हम सोक करके रखते हैं पानी में, ताकि उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो चालू हो जाए। फिर जो सीड कोट होता है उसको रिमूव किया जाता है,
देन सीड कोट इज देन रिमूव, और जो सीड होता है टिपिकली कट और प्रिक टू एक्सपोज द इंटरनल टिश्यू, और क्या किया जाता है, सीड्स पे टिपिकली कट लगाए जाते हैं ताकि उनके इंटरनल टिश्यूज दिखें। अब क्या करते हैं, उनमें स्टेनिंग करते हैं। मतलब स्टेनिंग क्या है, इसमें जब सीड्स को सोक किया जाता है, ये सब करने के बाद, जो हमने प्रिपरेशन करी वो करने के बाद, जो सीड्स होते हैं उसको सोक किया जाता है एक सोल्यूशन में। उस सोल्यूशन का नाम क्या है, टेट्राजोलियम सॉल्ट नाम है उस सोल्यूशन का, जिसका फॉर्मूला है 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये सोल्यूशन का नाम है। ठीक है, दिस सॉल्ट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में जो ये सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, सॉल्ट कलरलेस होता है। अब रिएक्शन क्या होता है, इन लिविंग सेल द टेट्रोजोलियम सॉल्ट इज रिड्यूस्ड बाय द डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, जो, अब देखिए क्या होगा, जब आपने इसको क्या करा, सीड को सोक करके रख दिया, टेट्राजोलियम जो सॉल्यूशन सॉल्ट है उसमें आपने उसको क्या कर रखा, सोक करके रख दिया। अब क्या होगा, जो जिंदा सेल होंगे, जो लिविंग सेल्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस टेट्राजोलियम सॉल्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम में, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और कहाँ करेंगे, इन द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स में करेंगे। व्हेन रिड्यूस द सॉल्ट टर्न इनटू रेड, जब रिड्यूस करेंगे तो जो सॉल्ट होगा वो किस में टर्न हो जाएगा, रेड में। वैसे तो वो कलरलेस था, ओरिजिनल फॉर्म में वो क्या था, कलरलेस था, लेकिन जो जिंदा जो सेल होंगे वो उसको क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, जो कि वाटर इंसॉल्युबल कंपाउंड होता है कॉल्ड फॉर्मेजन, जो कि जो स्टेन होते हैं वायबल टिश्यूज ऑफ द सीड, जो कि ये बताते हैं कि ये स्टेन्स जो होते हैं ना लाल कलर के, ये बताते हैं कि सीड्स हमारे जिंदा है कि नहीं। आफ्टर स्टेनिंग द सीड्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब जब ये स्टेनिंग हो जाती है, जब वो लाल पड़ जाते हैं, तो उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। द एरिया दैट टर्न रेड इंडिकेट लिविंग टिश्यू, मतलब जो रेड हो जाएंगे वो क्या बताते हैं कि जो टिश्यूज हैं वो जिंदा है, मतलब सीड वायबल है, जिंदा है। while the non stained area are suggested dead और damaged tissue, मतलब यानी कि वो जगह जहां पे कोई भी लाल कलर का स्टेन नहीं है, दाग नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये जो टिश्यू है वो मरा हुआ है या डैमेज है। द पैटर्न एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेनिंग हेल्प डिटरमाइन द सीड वायबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन। अब ये जो पैटर्न है और ये स्टेनिंग की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सीड जिंदा है कि नहीं, और इस ये जर्मिनेट हो पाएगा कि नहीं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले तो भैया हमारे एग्रीकल्चर में होता है, कृषि में। यूज टू एसेस द सीड क्वालिटी बिफोर प्लांटिंग, प्लांट करने से पहले सीड की क्वालिटी के बारे में पता लगाने के लिए होता है। दूसरा होता है भाई ये हमारा सीड इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है, हेल्प इन डिटरमाइनिंग द वाइबिलिटी ऑफ सीड बैचेस फॉर स्टोरेज एंड सेल, स्टोरेज और सेल के लिए सीड जिंदा है कि नहीं, इन बैचेस का पता लगाने के लिए सीड इंडस्ट्री में इसका जो ये टेस्ट है इसका यूज किया जाता है। और तीसरा हमारा रिसर्च में इसका यूज होता है, यूज इन स्टडीज ऑफ सीड फिजियोलॉजी एंड सीड स्टोरेज बिहेवियर। This test is a particularly useful because it provides rapid result compared to traditional germination test, which can take several days or week. मतलब ये बाकी सारे टेस्टों से अच्छा टेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो हमें जल्दी मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, जिस वजह से क्या होता है, इसको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। वहीं जो दूसरे ट्रेडिशनल जर्मिनेशन टेस्ट है उसको कुछ हफ्ते या कुछ दिन भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, एट्राजिन जो कि केमिकल है यूज्ड एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, एट्राजिन का भी यूज किस लिए किया जाता है, एंटी ट्रांसपेरेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो जो एट्राजिन का उपयोग एक रोधक एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है, रिड्यूस द क्रॉप ग्रोथ, जो क्रॉप की ग्रोथ है उसको रिड्यूस करने के लिए, डज नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम प्लांट लीफ सरफेस, अफेक्ट द क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, या देखिए या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए फ्रॉम प्लांट लीफ सरफेस, या फिर अफेक्ट करता है किसको, क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, या फिर क्या करता है, फॉर्म कर लेता है थिन लेयर ऑन सरफेस, सरफेस पे थिन लेयर का वो कर लेता है, कवर कर लेता है, बना लेता है, जिस वजह से क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एट्राजिन के लिए, उसे क्योंकि एंटी ट्रांसपेरेंट के तौर पे यूज किया जाता है। अब जब वो उसे यूज किया जाता है तो वो काम क्या करता है ये आपको बताना है। आपके आगे चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। मतलब ये अफेक्ट करता है क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद होने में और ओपनिंग में, खुलने में, ये क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। तो ठीक है, एट्राजिन का इसलिए यूज होता है एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी एट्राजिन से ही रिलेटेड है। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि एट्राजिन जो केमिकल है इफेक्टिवली कंट्रोल करता है ग्रासेस इन मेज फील्ड। जो मक्के के खेत होते हैं उसमें इसका यूज बहुत किया जाता है एट्राजिन का, क्योंकि ये ग्रासेस को जो इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेता है विदाउट कॉजिंग हार्म टू क्रॉप प्लांट। मतलब जो मेज का पौधा है ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और बाकी जो आसपास जो भी फील्ड में घास होती है ये उसको खत्म कर देता है। देखिए विदाउट कॉजिंग हार्म टू क्रॉप प्लांट एज डिग्रेडेशन ऑफ द केमिकल इन मेज प्लांट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब ये मेज प्लांट को इसलिए अफेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये उसमें मेज प्लांट में एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि इस एट्राजिन को डिग्रेड कर देता है। देखिए एट्राजिन मक्के के खेत में घास को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, बिना फसल के पौधों को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि मक्का के पौधा में रसायन का अपघटन इस कारण होता है कि उसमें यह तत्व मौजूद होता है। मतलब उसमें कौन सा ऐसा केमिकल मौजूद है जिस वजह से एट्राजिन जो मक्के का पौधा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि वो जो फील्ड में जितनी भी घासें हैं उनको खत्म कर देता है। तो आपके आगे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आरक्यू एंजाइम, ऑप्शन बी है आपके पास अमाइलेस, ऑप्शन सी है आपके पास अराइल एसाइल एमिडेज, और ऑप्शन डी है आपके पास जीएसएच एंजाइम। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीएसएच एंजाइम क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जीएसएच एंजाइम क्या है, ये ग्लूटाथियोन है। ये क्या है, एक तरीके का ट्राइपेप्टाइड है जो कि हेल्प करता है प्लांट को टोलरेट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस को झेलने के लिए मदद करता है। इट काउंटर फ्री रेडिकल एंड डिटॉक्सिफाइज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आरओएस दैट सेल प्रोड्यूस इन अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल है, इन ड्राउट कंडीशन एक्सोजिनस जीएसएच कैन हेल्प प्लांट टू ग्रो विदाउट इनहिबिशन। मतलब एक्सोजीनस जीएसएच क्या है, मदद करता है सूखा जब पड़ता है उसमें प्लांट को मदद करता है कि वो बिना किसी रुकावट के ग्रो कर सके। हाउएवर सिस्टीन कैन लिमिट जीएसएस सिंथेसिस ड्यूरिंग स्ट्रेस। जबकि जो सिस्टीन है वो क्या करता है, लिमिट कर देता है जीएसएस बनने के लिए जब क्या होता है, स्ट्रेस होता है। विच कैन कॉज मोर आरओएस फॉर्मेशन, जिस वजह से क्या होता है, ज्यादा आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं। तो ये तो बात करी जीएसएच के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइको हर्बिसाइड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक माइको हर्बिसाइड है। आपके आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपके पास डाइक्वाट, ऑप्शन बी है आपके पास मैट सल्फ्यूरान मिथाइल, ऑप्शन सी आपके पास कोलिगो, ऑप्शन डी आपके पास ब्रोमेसाइल। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी कोलिगो। कोलिगो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब माइको हर्बिसाइड होता क्या है। देखिए जो माइको हर्बिसाइड एक तरीके का बायोलॉजिकल हर्बिसाइड है, जो जिसमें क्या करा जाता है, फंगी को यूज किया जाता है टू कंट्रोल और किल अनवांटेड प्लांट्स। मतलब एक फंगाई है उसका यूज किया जाता है जिसमें ताकि क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके और मार सके अनवांटेड प्लांट्स को, जिन्हें हम खरपतवार भी कहते हैं।
ये इसमें इसका ओवरव्यू दे रखा है, जिसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, माइको हर्बिसाइड आर मेड फ्रॉम पैथोजेनिक फंगी दैट स्पेसिफिकली टारगेट एंड इन्फेक्ट वीड्स। मतलब माइको हर्बिसाइड वो होते हैं जो क्या किससे बनते हैं, पैथोजेनिक फंगाई से बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, टारगेट करते हैं किसको, स्पेसिफिकली टारगेट एंड इन्फेक्ट वीड्स, जो कि स्पेशली किसको इन्फेक्ट करते हैं, खरपतवार को इन्फेक्ट करते हैं। दीज फंगी प्रोड्यूस स्पोर्स और अदर इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर दैट व्हेन अप्लाइड टू टारगेट वीड लीड टू देयर डिजीज एंड इवेंचुअल डेथ। ये फंगाई क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर ऐसा इन्फेक्शन स्ट्रक्चर बना देते हैं, इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर मतलब एक प्लांट से दूसरी प्लांट तक फैलने वाला ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि क्या करता है, इस वीड को क्या करता है, या तो बीमार कर देता है जो खरपतवार होती है फील्ड में उसको, या और उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब इसके काम करने का तरीका क्या है। जो ये फंगाई प्रेजेंट होता है माइको हर्बिसाइड में, ये अटैक करता है वीड में, जो खरपतवार होती है फील्ड में उस पर हमला करता है। कैसे, बाय इन्फेक्टिंग देम एंड कॉजिंग डिजीज, मतलब उनमें बीमारी कर देता है। दिस कैन डिसरप्ट द प्लांट नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस लीडिंग टू इट्स डेथ। जिस वजह से क्या होता है, प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस है वो क्या होती है, डिसरप्ट होती है, उसमें विघ्न आता है, जिस वजह से क्या होता है, पौधे की मौत हो जाती है। ऑप्शन, अब ये जो पॉइंट 3 है इसके एडवांटेज क्या है भाई, टारगेट स्पेसिफिसिटी है, मतलब जिसको टारगेट करोगे उसी पे असर करेगा, इधर उधर पौधों पे असर नहीं करेगा, मतलब मेन जो क्रॉप है वो सेफ रहेगी। माइको हर्बिसाइड कैन हाईली स्पेसिफिक टू सर्टेन वीड स्पीसीज रिड्यूसिंग हार्म टू नॉन टारगेट प्लांट्स एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, साथ ही साथ जो नॉन टारगेट प्लांट है, मतलब जिन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते। रिड्यूस केमिकल यूज, अब इसकी वजह से क्या होता है, केमिकल का यूज भी कम हो जाता है। एप्लीकेशन क्या है, देखिए, माइको हर्बिसाइड आर टिपिकली अप्लाइड एज स्पोर सस्पेंशन और इन अदर फॉर्मुलेशन डायरेक्टली टू द वीड्स। या तो इसका सस्पेंशन के रूप में या फिर क्या करते हैं, फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं इसका और डायरेक्टली वीड पर अप्लाई करते हैं। और देयर ग्रोइंग एरियाज, या जहां पे वो ग्रो हो रहे हैं उन एरियाज में इसको अप्लाई करते हैं। दे आर यूज्ड इन वेरियस एग्रीकल्चर एंड नेचुरल सेटिंग्स टू मैनेज वीड पॉपुलेशन। ये एग्रीकल्चर और नेचुरल सेटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वीड्स पॉपुलेशन है, जो खरपतवार की जनसंख्या है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसका एग्जाम्पल है, माइको हर्बिसाइड का एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोरियोइड्स या फिर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये एग्जाम्पल है फंगी के जो कि यूज किए जाते हैं, दैट हैव बीन डेवलप इनटू माइको हर्बिसाइड, जिनका यूज किया जाता है एज अ माइको हर्बिसाइड फॉर स्पेसिफिक वीड मैनेजमेंट। किसके लिए, वीड मैनेजमेंट के लिए। माइको हर्बिसाइड रिप्रेजेंट a form of integrated pest management that use natural organism to control agricultural pests and weeds in an environmentally friendly manner। ठीक है, माइको हर्बिसाइड का इसलिए इस्तेमाल किस में इस्तेमाल किया जाता है, आईपीएम में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, नेचुरल ऑर्गेनिज्म के थ्रू किसको कंट्रोल कर सके, वीड्स को और पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और ये क्या है, एक इको फ्रेंडली मैनर है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शेड्यूल इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। इंटरक्रॉपिंग पता है, मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग पे मैं एक सेपरेट से वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए, इंटरक्रॉपिंग में जब सिस्टम यूज करते हैं, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम फर्टिलाइजर का कैसे शेड्यूल रखते हैं, जिसमें कि क्या होता है, कैसे जिस वजह से क्या हो, जो मेन क्रॉप हो साथ ही साथ जो हमने उसके साथ इंटरक्रॉप कर रखी है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सके, उसका शेड्यूल क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक अनुसूची अंतःवृत्त प्रणाली में उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए अनुशंसित है। सबसे पहला आता है भाई, या तो फुल डोज के दिया जाए दोनों को, मेन और इंटरक्रॉप को, मतलब इंटरक्रॉप को भी उतना ही दिया जाए फर्टिलाइजर जितना कि हम मेन क्रॉप को दे रहे हैं। या फिर ऑप्शन बी है हमारे पास, फुल डोज मेन क्रॉप एंड हाफ इंटरक्रॉप, मतलब जितना भी रिकमेंडेड फर्टिलाइजर का जो रिकमेंडेड डोज है, मतलब जितना डोज डलना चाहिए, या तो पूरा का पूरा मेन क्रॉप को दिया जाए और जितना मेन क्रॉप को दिया उसका आधा इंटरक्रॉप को दिया जाए, या फिर दोनों को आधा आधा बांट दिया जाए, इंटरक्रॉप को भी और मेन क्रॉप को भी। ऑप्शन सी है जो हमारा, हाफ डोज टू बोथ क्रॉप्स।
या ऑप्शन डी है आपके पास फुली रिकमेंडेड टू मेन क्रॉप, मतलब जितना मेन क्रॉप के लिए रिकमेंडेड है सिर्फ उतना ही हम क्या करें, केमिकल को शेड्यूल जो है रिकमेंडेड डोज है उतना ही अप्लाई करें। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब फुली रिकमेंडेड टू मेन क्रॉप। मेन क्रॉप को लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही उसको डोज दिया जाता है फील्ड में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंटर क्रॉप को अलग से केमिकल दे रहे हो और जो मेन क्रॉप आपने लगा रखी फील्ड में उसको अलग से केमिकल दे रहे हो, ऐसा नहीं है। जो मेन क्रॉप में केमिकल जाएगा सिर्फ वही उतना ही दिया जाएगा, इंटर क्रॉप को अलग से कोई भी केमिकल या कोई भी डोज नहीं दिया जाएगा। ना ही कुछ जो मेन क्रॉप के लिए रिकमेंडेड डोज है उसमें कुछ ऐड करके बढ़ा के दिया जाएगा, नहीं। जितना मेन क्रॉप के लिए रिकमेंडेड है बताया गया है उतना ही दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछता है हमसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है वो पूछता है कि जो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेसिस्ट एप्रिशिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड, मतलब जो मिट्टी में जो पीएच का मान होता है, मान में महत्वपूर्ण परिवर्तन को सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। मतलब मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी में अगर किसी भी तरीके का पीएच में चेंज आ रहा है उसको रोकना क्या कहा जाता है, उसको रोकने को क्या कहा जाता है। आपके आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सीईसी मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोला जाता है, ऑप्शन बी बफरिंग कैपेसिटी बोला जाता है, या फिर परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन बोला जाता है, या फिर अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोला जाता है। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बफरिंग कैपेसिटी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब भी पीएच में चेंज आता है मिट्टी के, उस पीएच के चेंज को जब मिट्टी रेसिस्ट करती है, क्या करती है, उसको सहन करने की कोशिश करती है, तो उसको बफरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन करे आपको। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन को आप चाहते हो और डिटेल में समझाऊं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।